हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। मैं हूं निकिता मारू और हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हमने पिछले कुछ वीडियोस में फॉर्मेट्स, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के डिटेल में देखे हैं एंड एडजस्टमेंट लिस्ट देखी है। ये है वो एडजस्टमेंट लिस्ट जो दिखने में तो बहुत बड़ी है, पर जब इसे ग्रुप करके पढ़ लिया जाए तो ये याद करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी एंड अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमने बहुत सारे हेड्स के बारे में देखा था एंड हमने एडजस्टमेंट लिस्ट को यहाँ पे ख़त्म किया था। मैं बस इस एडजस्टमेंट लिस्ट में एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, वो ये था कि क्रेडिटर्स में एक और एडजस्टमेंट है जो यहाँ करनी है और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स की एडजस्टमेंट लास्ट में होती है। तो वो एडजस्टमेंट कौन सी है? तो वो है बिल पेएबल डिसऑनर्ड की, जो मुझसे रह गई थी बतानी। बिल पेएबल डिसऑनर्ड, हमने बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड देखा था, वैसे बिल पेएबल डिसऑनर्ड भी आता है। तो ये चीज़ सिंपल सा ये हमारे क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा एंड क्योंकि बिल पेएबल डिसऑनर हुआ है तो बिल पेएबल में से लेस हो जाएगा और ये दोनों ही चीज़ें आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे मिलेगी। तो क्रेडिटर्स का भी सीक्वेंस आपको हमेशा याद रखना है कि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये लास्ट में ही माइनस होना चाहिए क्रेडिटर्स से, और कोई क्रेडिटर्स से जुड़ी हुई एडजस्टमेंट है तो वो पहले हो जानी चाहिए। सो यहाँ पर बेसिक जितने भी एडजस्टमेंट्स आ सकते थे वो हमने ख़त्म किए हैं और आज के वीडियो में हम खास करके देखेंगे हिडन एडजस्टमेंट लिस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आप लोगों को होते हैं। सो बस आज आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम देखेंगे हिडन एडजस्टमेंट लिस्ट विथ एग्जाम्पल्स, illustrations explained. So let us start with hidden adjustments list. So ये देखिए मैंने बना दी है यहाँ पे। आपको इससे ज़्यादा हिडन एडजस्टमेंट कोई नहीं आएंगे। तो एक चीज़ समझिए कि हिडन एडजस्टमेंट कौन सी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो जो हमने एडजस्टमेंट लिस्ट पढ़ी थी उसी में से आता है। तो कौन कौन सी हिडन एडजस्टमेंट में आ सकता है? आउटस्टैंडिंग आ सकता है, प्रीपेड आ सकता है एंड इंटरेस्ट आ सकता है। ये तीन चीज़ें आपको हिडन एडजस्टमेंट में आती है। बस ये हमें क्या करना होता है, पहचानना होता है, इसीलिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट ये डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। जो हम नॉर्मल एडजस्टमेंट करते हैं वैसे ही हिडन एडजस्टमेंट्स को भी देखना है। बस वो हिडन क्यों है? क्योंकि वो प्रॉपरली स्टेटेड होते नहीं हैं और वो हमारे ट्रायल बैलेंस में विथ हिडन इन्फॉर्मेशन दी गए होते हैं। सो फर्स्ट है हमारा हिडन एडजस्टमेंट की लिस्ट में सैलरीज और रेंट पेड फॉर 10 मंथ्स ₹10,000। देखिए इसे समझना बहुत आसान है। ये स्टेटमेंट हमें ये बता रहा है कि जो सैलरी या रेंट है उसका पेमेंट 10 महीने के लिए हुआ है और 10 महीने का पेमेंट हुआ है 10,000, लेकिन हमारे साल के होते हैं 12 महीने, तो हमें 12 महीने का अमाउंट चाहिए। तो अगर हमने 10,000 रुपये 10 महीने के भरे हैं, यानी अगर मैं इसे 10 से डिवाइड कर दूँ तो मुझे एक महीने का अमाउंट मिल जाएगा 1,000। ये हमारा पर मंथ का अमाउंट है। ये एडजस्टमेंट सैलरी से भी आ सकती है और रेंट के लिए भी आ सकती है, पर सॉल्व सेम ही तरीके से करना है। जैसे ही मुझे 1,000 पर मंथ मिल गया तो अब मुझे ये जानना है कि मेरा पेंडिंग कितना है। तो जैसे मैंने कहा हमें 12 मंथ्स का दिखाना है और पेमेंट 10 मंथ्स का हुआ है। यहाँ पे बीच में 2 मंथ्स का पेंडिंग दिख रहा है। ये 2 मंथ्स आपका है आउटस्टैंडिंग, क्योंकि अमाउंट पे हुआ नहीं है, 10 ही महीने का पेमेंट हुआ है। तो अब इसे शो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सैलरी हो या रेंट, ये दोनों ही चीज़ें आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे पाई जाएगी। तो वो सैलरी भी हो सकता है या रेंट भी हो सकता है। तो हम दोनों ही एक साथ ले लेते हैं।
10,000 का पेमेंट है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है ये आउटस्टैंडिंग है और हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट्स देखे हैं, तो आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। सो इस तरीके से आउटस्टैंडिंग को ऐड करना है। यहाँ पे 2,000 अमाउंट आएगी और टोटल आ जाएगा 12,000। ये 2,000 कैसे आया, तो 1,000 इंटू 2 मंथ्स, तो ये हो जाएगा हमारा 2,000 का आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये हमने इस तरीके से ढूंढा। अब ये जो आउटस्टैंडिंग है इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। स्टूडेंट्स, ये हिडन ही क्यों नहीं हो, पर ये है तो एडजस्टमेंट, तो सेकेंड इफेक्ट जाएगी हमारी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ साइड पे। तो लायबिलिटीज साइड पे क्या आ जाएगा, जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं आउटस्टैंडिंग, अगर सैलरी हो तो सैलरी लिखेंगे, रेंट हो तो रेंट लिखेंगे और अमाउंट आएगी 2,000। सो ये हो गया हमारा पहला हिडन एडजस्टमेंट जो था आउटस्टैंडिंग। तो हमें याद रखना है कि हमारे हिडन एडजस्टमेंट जो हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट किए हैं उसी में से आने वाले हैं। सेकेंड देखते हैं, हिडन एडजस्टमेंट में क्या दिया गया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए पेमेंट हुआ है, सही बात है, एंडिंग ऑन 30th जून 2019। अब देखिए, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को शुरू होता है, ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या कि 1 अप्रैल को साल शुरू हुआ तो 1 अप्रैल को ही हम इंश्योरेंस खरीद लेंगे? नहीं, हम साल में किसी भी समय पे इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। तो अब इन्होंने क्या कहा है कि 1 साल का खरीदा तो है, पर भैया 1 साल जो है वो 30 जून को ख़त्म हो रहा है, 30 जून 2019 में ख़त्म हो रहा है, और ये 1 साल का खरीदा है, यानी इसे खरीदा गया रहेगा 1 साल पहले, यानी कि 1 जुलाई 2018 को ख़रीदा गया रहेगा, तब जाके 12 महीने ख़त्म होंगे 30 जून को। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि इन दोनों के बीच में आ जाती है हमारी फाइनल अकाउंट्स या फिर अकाउंटिंग पीरियड का एंड, यानी कि 31 मार्च 2019, ये बीच में आ गया रहेगा। सो यहाँ पर इनका दिखाने का या बोलने का मतलब ये है कि आपका ईयर एंड मार्च में हो रहा है तो आप इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा मार्च तक ही दिखा सकते हो, लेकिन पैसा क्योंकि जून तक पेमेंट है तो ये जून तक का ये आपने एक्स्ट्रा पे किया है, जो नए साल में, नए अकाउंट्स के साल में दिखाया जाएगा। तो मार्च से जून तो कितने महीने होते हैं, अप्रैल, मई और जून, यानी कि 3 महीने का ये एडजस्टमेंट है प्रीपेड का, और इस साल में हम दिखाएंगे इसे 9 महीने का एक्सपेंसेस, क्योंकि हमने उसे ख़रीदा जुलाई में होगा। सो यहाँ पर अब इसे दिखाएंगे कैसे, तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। 1 साल का आपने 1,500 रुपये भरा है, ठीक है। सो 1,500 जो है आपका 12 महीने से डिवाइड हो जाएगा। भले ही आपका आंसर पॉइंट में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पे 12 1 12, 12 1 फिर 30 आ जाएगा, 3 कैरी होता है, तो 12 2 24, फिर 6 आएगा तो आ जाएगा 12 5, यानी आंसर आया है 125। और ये हमारा, तो ये जो 125 आया है ये हमारा 1 महीने का अमाउंट है, और हमारा प्रीपेड है 3 महीने का, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 3 15, 5 1 कैरी होगा, 5 3 3 2 6 1 7, 3 1 3। सो आंसर आ जाएगा हमारा 375, और ये है हमारी प्रीपेड अमाउंट। तो अब इसे अकाउंट्स में दिखाएंगे कैसे, तो अगेन सेम, हमें क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, तो एक आएगा पीएनएल अकाउंट में, दूसरा रहेगा बैलेंस शीट में। सो अब देखते हैं कि कैसे इसका पोस्टिंग किया जाएगा। हमें पहले तो इंश्योरेंस प्रीमियम कहाँ मिलेगा, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड होता है इंश्योरेंस या इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से, तो हमारा होगा 1,500 का अमाउंट। अब हमने देखा है हमारा प्रीपेड है, सो हमने निकाला प्रीपेड का अमाउंट 375, माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1125। अब ये प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट असेट में, प्रीपेड इंश्योरेंस
375। अब यही कैलकुलेशन को जैसे मैंने बताया है वैसे आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते। देखिए 1500 ये हमारा 1 साल का अमाउंट है, तो हमें कितना महीना प्रीपेड है, 3/12, 12 में से 3 महीना, तो भी आपका आंसर यही आने वाला है 375। देखिए 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12, 330 कैरी होगा, 4 7 ज़ा 28 एंड 5, तो आ जाएगा 375। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। फिर हमारी थर्ड हिडन एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 4000 फॉर 4 ईयर्स। ये भी बहुत ज़्यादा आने वाली एडजस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछी गई है और आपके टेक्सचुअल सम्स में भी दी गई है। अब इनका क्या कहना है कि यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया गया है 4000, और जो अमाउंट है 4 साल की, जबकि हम फाइनल अकाउंट्स हमेशा एक समय पे 1 साल का अकाउंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दी गई है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि 4000 अगर 4 साल का है तो इसको डिवाइड बाई 4 कर दो, तो 1 साल का अमाउंट आ जाएगा हमारा 1000 रुपया। ठीक है, तो 1000 रुपया हमारा करंट ईयर का अमाउंट है, तो ऊपर का जो 3000 होगा ये हमारा प्रीपेड अमाउंट हो जाएगी। तो मैंने जैसे कहा कि आउटस्टैंडिंग प्रीपेड यही सब हिडन में भी आता है, बस हमें कैलकुलेट करके ढूंढ के दिखाना रहता है। अब इसे कैसे शो करेंगे, तो अगेन एडवर्टाइजमेंट हमने लिखा रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे पोस्टिंग करते समय पे टू एडवर्टाइजमेंट 4000 दिखाया रहेगा, और सेकेंड इफेक्ट हम देंगे बैलेंस शीट में। तो देखते हैं, और कोई भी प्रीपेड अमाउंट क्या करते हैं हम माइनस, सो ये यहाँ लिख दिया प्रीपेड, या आप लिख सकते हो एडवांस। तो कितना एडवांस है, सो हमारा करंट ईयर का सिर्फ 1000 आना चाहिए जो आउटर कॉलम में आएगा, यानी हमारा 3000 प्रीपेड है, और ये जो एक्सपेंस है इसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, जो टोटल आगे के और 3 सालों में ये डिवाइड होगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर फिर से 1000 आएगा, फिर 2000 प्रीपेड होगा, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 1000 अमाउंट आएगी, 1000 प्रीपेड होगा, और ये जाके 4th ईयर में ये ज़ीरो हो जाएगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा असेट्स में प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट, और कितना प्रीपेड है, पूरा 3000 प्रीपेड है, हमने 3 साल का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है। सो ये हो गया हमारा एडवर्टाइजमेंट। अब यही एडवर्टाइजमेंट अगर डेट के साथ आती है, दिख रही है डेट, तो डेट के साथ आएगी तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन अगेन सेम, बस यहाँ पे मंथ ऐड ऑन हो जाएंगे। तो कैसे होगा, तो सिंपल सा है, उन्होंने फिर से कहा है कि 4000 हमारे 4 साल की अमाउंट है। ठीक है, तो अगर आपको, मैं इसे 2 तरीके से बताती हूँ करना, एक है 2 स्टेप में और एक है एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो पहला मैं बताती हूँ कि 2 स्टेप में आंसर कैसे निकाला जाता है। कैलकुलेशन करने का ऑप्शन ए। ठीक है, तो पहला है कि 4000 4 साल का है, तो 4 से डिवाइड कर दिया, 1 साल का मिल गया 1000, और यहाँ पे है 3000 हमारा प्रीपेड। ठीक है, 1000 हमारा करंट ईयर का अमाउंट प्लस 3000 प्रीपेड, इस तरीके से हो गए हमारे 4000 टोटल। अब क्योंकि यहाँ पे ये जो WEF दिया है इसका मतलब है विथ इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि इस साल आपको एडवर्टाइजमेंट का पूरा 12 महीने का भी फ़ायदा नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट की शुरुआत आपने की है 1 अक्टूबर से, यानी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक होते हैं 6 महीने, तो इस साल सिर्फ 6 महीने का ही अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो प्रीपेड अमाउंट हमारी फिक्स हो गई, पर करंट ईयर में भी 1000 नहीं आएगा क्योंकि ये 12 महीने की अमाउंट है। ठीक है, अब इसका भी हमें 6 महीना करना होगा, तो क्या करेंगे, 1000 इंटू 6/12, तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 500 ज़ा, यानी कि हमारा करंट ईयर का अमाउंट आएगा 500 और प्लस 500 प्रीपेड, यानी हमारा टोटल प्रीपेड हो जाएगा 3500 का। ये एक तरीका है। बी देखते हैं अब हम, ऑप्शन बी एक और तरीके से कैलकुलेट करना है, जिसमें क्या हो जाएगा, हमारे 12 महीने 1 साल के होते हैं और हमने 4 साल का पे किया, यानी 4 साल के हो गए टोटल 48
मंथ्स। सो अब कैलकुलेशन कैसे होगा, 4000 यानी 4000 मल्टीप्लाइड बाई, इस साल हमें सिर्फ 6 मंथ्स का चाहिए, टोटल 48 मंथ में से, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6 1 6, 6 8 48, 8 1 8। अगर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं आता है तो हम हमारे स्कूल के मेथड से ही जाएंगे। 4000 डिवाइडेड बाई 8, 8 5 40, 0 0 हो गया और ये 2 0 एज इट इज़ ऊपर लिख देंगे। सो ये हो जाएगा हमारा 500। सो इस तरीके से भी मैंने 500 आंसर निकाला। अब मुझे दिखाना कैसे है, मेन तो ये है। तो पहली चीज़, एडवर्टाइजमेंट हम लिखते हैं P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे, टू एडवर्टाइजमेंट 4000। अब इसकी इफ़ेक्ट कैसे देंगे, तो बहुत सिंपल है, क्योंकि ये प्रीपेड है तो इस साल सिर्फ 6 मंथ्स की अमाउंट आनी चाहिए, यानी जो करंट ईयर की अमाउंट होगी वो आउटर कॉलम में आनी चाहिए, जो है 500, और बाकी का पूरा 3500 प्रीपेड में चला जाता है। और प्रीपेड की सेकेंड इफेक्ट जाती है बैलेंस शीट के असेट्स में, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 3500। ये हो गया हमारा। जब डेट दिया रहता है तो हमें मंथ कैलकुलेशन करनी ही होती है, जब डेट ना दिया हो तो डायरेक्ट कैलकुलेशन करना होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है रेंट रिसीव्ड का। देखिए अब रेंट रिसीव्ड में क्या दिया गया है, रेंट रिसीव्ड फॉर 11 मंथ्स 2200। तो अब यहाँ पर फिर से 2200 जो अमाउंट है ये 11 महीने के लिए है, यानी मैं 11 से डिवाइड कर दूंगी, यानी एक महीने का कितना, तो अमाउंट मुझे मिल जाएगा 200 रुपये, ये एक महीने का है। अब हमें क्या दिख रहा है कि अगर 11 महीने का मिला है मतलब एक महीने का पेंडिंग है, और एक महीने की अमाउंट पेंडिंग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। बट इस बार आउटस्टैंडिंग इनकम है एंड इट इज़ ओके, हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि एक ही महीने की अमाउंट चाहिए थी। तो अब इससे इफेक्ट कहाँ देंगे, तो पहली चीज़ रेंट रिसीव्ड हमारे P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड पे होती है क्योंकि ये इनकम है, रेंट रिसीव्ड, और वो दिया रहेगा 2200 यानी 2200। तो हमें बस क्या करना है, ऐड आउटस्टैंडिंग दिखा देना है 2200 एंड आउटर कॉलम में आ जाएगा 2400। अब इसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगी, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक केस हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम जब जब पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, आउटस्टैंडिंग हमेशा एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी। बट हम ये सोचना भूल जाते हैं कि आउटस्टैंडिंग क्या है। आउटस्टैंडिंग यानी बाकी है, तो पैसा देना भी बाकी होता है और पैसा लेना भी बाकी हो सकता है। तो यहाँ पे रिसीव्ड बोला है ना, यानी हमारा पैसा लेना बाकी है, यानी इनकम आनी बाकी है, तो वो हमारी लायबिलिटी नहीं हो सकती, वो हमारा एसेट है। सो यहाँ पे आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट करके आ जाएगा, और कितना आउटस्टैंडिंग है 200। ये हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट का इफेक्ट। यानी आप देखेंगे ज़्यादातर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड इसी को घुमा फिरा के दिया जाता है। हमारे नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 10% बैंक लोन ₹10,000 बोरोड ऑन 1 जनवरी 2019। अभी बहुत इजी इसीलिए है क्योंकि हमने स्कूल में सीखा है कि अगर हमारे पास एक अमाउंट है और साथ में परसेंटेज है तो एक नई अमाउंट बनाई जा सकती है। जहाँ नई अमाउंट बनाने की उम्मीद मिली तो हम हो जाएंगे शुरू। सो यहाँ पर 10,000 का लोन है जिसके ऊपर 10% का क्या चार्ज होगा, तो ये हिडन एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन की, यानी कि इंटरेस्ट की है ये। तो हमें डरना नहीं है, हिडन एडजस्टमेंट जो हमने नॉर्मल एडजस्टमेंट सीखे हैं वही है। बस अब मैंने क्या कहा था, अभी इसी से पहले मैंने कुछ कहा था कि अगर डेट दिया रहेगा तो आगे मंथ भी आ जाएगा। तो अब कितना मंथ्स आना चाहिए, तो अगर जनवरी लिया है और हमारा ईयर एंड 31 मार्च 2019 है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 3 मंथ्स, यानी करंट ईयर में हम सिर्फ 3 महीने का ही पेमेंट करेंगे। तो कैसे, जनवरी फरवरी एंड मार्च का, तो इस साल सिर्फ 3 महीने का पे करें, नेक्स्ट ईयर 12 महीने का होगा। पर करंट ईयर में जब मैंने लोन ही जनवरी में ली है तो मैं जैन से ही इंटरेस्ट पे करूँगी। तो यहाँ पे मेरा इंटरेस्ट का इफ़ेक्ट देना है मुझे, तो अमाउंट पहले निकाल लेते हैं हम। ये ज़ीरो ऐसे गया,
ये 0 यहाँ से गया, एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा। अब फिर से हमें नहीं आता तो हम जाएंगे हमारे स्कूल के मेथड पे, 1000 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो 4 2 ज़ार 8, 2 नीचे एक ज़ीरो लिया, 4 5 ज़ार 20, ये हो गया 0 और एक और 0 बच गया तो ऊपर ले लिया। सो हमारा आंसर आ गया है 250। अब इसे दिखाएंगे कैसे, तो जिन्होंने भी एडजस्टमेंट लिस्ट का वीडियो ध्यान से देखा है उन्हें ये आंसर डेफिनेटली आएगा। सो इसकी पहली इफ़ेक्ट, ये एडजस्टमेंट जिस चीज़ की है वही होनी चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट बैंक लोन की है और बैंक लोन हमें मिलेगा लायबिलिटीज़ में, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज़ में यहाँ होगा बैंक लोन, और बैंक लोन की अमाउंट होगी 10,000। इसमें आ जाएगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट है 250, ऐड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 10,250। अब ये इंटरेस्ट हमें पे करना है, इसीलिए एक्सपेंसेस के तौर के P&L के डेबिट में आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 250 एंड इट्स डन। आसान है क्योंकि अगर आपने एडजस्टमेंट की लिस्ट अच्छे से की है, ये इफ़ेक्ट्स आपको पहले से पता थी, बस मुझे आपको कैलकुलेशन बताना था। नेक्स्ट फिर से देखते हैं, मैंने कहा था परसेंटेज अमाउंट आ गया तो हम एक नई अमाउंट निकाल सकते, तो अगेन सेम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, 20,000 इंटू 10%, ये तो हो गया। अब आगे क्योंकि उन्होंने डेट दी है तो फिर से 1 जनवरी से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च, तो इंटू 3 अपॉन क्या आएगा यहाँ पे, करेक्ट 12 आ जाएगा। तो फिर से 0 कट हो जाएगा, 0 यहाँ से भी गया, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 20 एंड ये 2 0 एज इट इज़, यानी इस बार आंसर आया है 500। तो अब इसका इफ़ेक्ट कैसे देंगे, तो मैंने जैसे कहा एडजस्टमेंट हमेशा जो चीज़ की होती है पहला इफ़ेक्ट वहीं जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स। तो आप बताइए इन्वेस्टमेंट्स कहाँ रिकॉर्डेड होती है, तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ रिकॉर्डेड होती है, वेरी गुड, असेट्स में। इन्वेस्टमेंट्स हमारी अमाउंट है इन्वेस्टमेंट की 20,000, और हमेशा इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट। यहाँ पे एक नया वर्ड है एक्रियूड, यानी क्योंकि हम इनकम जब भी आउटस्टैंडिंग या ऐसे लिखते हैं तो हम एक्रियूड वर्ड इंटरेस्ट के बारे में लिखना ज़्यादा सही समझते हैं। तो 500, सो इट विल बी 20,500। सेकेंड इफेक्ट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट हमारी इनकम है या एक्सपेंस है, तो इट इज़ इनकम नॉट एक्सपेंस, तो P&L के क्रेडिट में आ जाएगा बाय एक्रियूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो अमाउंट आ जाएगी 500। ये हो गया हमारा 7 हिडन एडजस्टमेंट्स। अब ये है हमारी आज की लास्ट हिडन एडजस्टमेंट, और इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं आपको ये हिंट दे देती हूँ, ये मैं समझा देती हूँ आपको। गवर्नमेंट बॉन्ड क्या है, तो गवर्नमेंट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट है, और अब इससे तो आपको आइडिया आ ही गया होगा। प्लस यहाँ पे कोई भी डेट नहीं दिया है, सो नो मंथ कैलकुलेशन, डायरेक्टली अमाउंट एंड परसेंटेज लीजिए, और जो आंसर आता है उसके 2 इफ़ेक्ट्स मुझे कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए। आई होप आप लोगों को हिडन एडजस्टमेंट्स के सारे इफ़ेक्ट्स कैसे देने हैं, कैसे लिखने हैं, इसके बारे में समझ आया होगा। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब कॉमर्स ड्रिल। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बिना हिचक के मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए। मैं आपके क्वेरीज़ के आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगी। And thank you for watching this video till end. We'll meet in the next video with the sum.
सो बी प्रिपेयर्ड विथ ऑल द प्रीवियस वीडियोज़, क्योंकि जब तक आपके फॉर्मेट्स मिनिमम फॉर्मेट्स के प्रिपरेशन होती है तो हम सम अच्छे से समझ पाएंगे. सो होप you stay tuned till the next video. Thank you so much.